इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले वाली सारांश में हमने देखा था बोर्ड परीक्षा 2024 का सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम था उसका पेपर, उसी में हम आज उसके अगले जो प्रश्न हैं उनको हल करने जा रहे हैं। आज हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात LCM LSP ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना पड़ेगा LCM? तो आपको पता ही होगा LCM और MSP ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। तो 12 का, 15 का और 21 का तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप लघुत्तम समापवर्ती के लिए तीनों को एक साथ में अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके उन अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो देखिए 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 में केवल 3 का भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। 21 में 3 का भाग जा रहा है 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब यहाँ प्रत्येक संख्या में जैसे 12 है, 12 को हम 2 की घात 2, 2 बार है, 7 में 3 1 बार है। इस प्रकार 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें LCM ज्ञात करना है। LCM क्या होता है, अधिकतम जो घात है अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य जो गुणनखंड संख्या अभाज्य संख्या है उनके अधिकतम घात का गुणनफल होता है। तो यहाँ 2 की अधिकतम घात क्या है, 2, 3 की अधिकतम घात 1, तीनों में देखिए 1 1 ही है। इस प्रकार 5 की अधिकतम घात 1 है, 7 की अधिकतम घात 1 है। इन सब का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। देखिए इनका गुणा क्या होता है, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखते हैं इसका गुणा करते हैं। 4 गुणा 3 तो होता है 12 और 5 गुणा 7 और दे रखा है। देखिए 12 गुणा 5 होते हैं 60 और 7, 60 और 7 का गुणा, 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 42 आता है, अर्थात 420। हमारा जो LCM है वो कितना प्राप्त होता है, 420 प्राप्त होता है। इस तरह से हमारा ये 1 नंबर का प्रश्न था। बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। हमें यहाँ द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं और इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख के x के द्विघात बहुपद है तो x के 2 ऐसे मान अर्थात शून्य प्राप्त हो जाएंगे, x²। अब इस 7x के ऐसे 2 भाग करेंगे, जोड़ तो 7x के बराबर आए और इनका गुणा है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो ऐसी संख्या है 5x प्लस 2x। देखिए 5x और 2x का योगफल 7x गुणा 10x² हो रहा है प्लस का, तो यहाँ रख देते हैं 7x की जगह और इसको 0 के बराबर। यहाँ देखिए समूह बनाते हैं, एक समूह और ये दूसरा समूह। पहले समूह में से x कॉमन आ रहा है, शेष बच रहा है x प्लस 5। दूसरे समूह में से 2 कॉमन आ रहा है, शेष बच रहा है x प्लस 5 बराबर 0।
अब देखिए दो पद बन रहे हैं, पहले पद में से x+5 कॉमन आ रहा है और दूसरे पद में x+2 रह रहा है। प्रत्येक को 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए मैं इसको अगली स्लाइड में करता हूँ। x+5 बराबर 0 तथा x+2 बराबर भी 0, तो x बराबर क्या प्राप्त होता है, 0 है यहाँ, तो -5, एक शून्य -5, इसी प्रकार दूसरा शून्य x बराबर -2 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारे दो शून्य प्राप्त होंगे, -5 और -2। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न आकृति में यदि पी क्यू, ये जो पी और क्यू है और आर एस है ये समांतर है, तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है, समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, एस ओ आर के सिद्ध करना है। तो कैसे करते हैं, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको यहाँ जो दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, हमें क्या दे रखा है, दिया है पी क्यू समांतर है आर एस के, तो जब समांतर है तो ये पी एस क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। जब पी एस तिर्यक रेखा है तो ये जो पी एस तिर्यक रेखा हो जाएगी तो कोण क्यू पी ओ बराबर हो जाएगा कोण आर एस ओ के, क्योंकि कैसे कोण है, एकांतर कोण है। हम जानते हैं अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उससे बनने वाले एकांतर कोण मान में कैसे होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण एस ओ आर के, क्योंकि ये कैसे हैं कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख ये कोण है। अब हम जानते हैं समरूपता की कसौटी ए अर्थात कोण 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 नियम या कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए P का जो संगत कोण है वो S है, Q का संगत कोण हमारा R है तथा O का संगत कोण O दे रखा है, तो POQ समरूप होगा SOR के, यानी POQ समरूप होगा कोण त्रिभुज SOR के। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं तो इसमें x और y का मान बताना है। तो आपको जैसा कि पता होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में तीन विधियां आपने सीखी थी, एक ग्राफ विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी थी प्रतिस्थापन विधि। तो इनमें से कोई भी एक विधि का उपयोग करके, ग्राफ विधि का उपयोग नहीं करना है, हमें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करना है। तो मैं यहाँ विलोपन विधि का उपयोग करूंगा और x और y के विलोपन विधि से पहला समीकरण हमारे पास दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 9, दूसरा दे रखा है 3x बराबर -2y। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका पक्षांतरण करने पर ये प्लस का हो जाएगा 2y और राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ दूसरा समीकरण यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। अब पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो देखिए प्लस माइनस 3x कट गया, -y और -2y जुड़ जाएंगे, माइनस के 3y हो जाएंगे बराबर 9। तो या हम इसको और सरल करते हैं तो y बराबर क्या होगा, 9 बटा -3, अर्थात y बराबर क्या आएगा, -3। तो y का मान -3 आया है, तो ये मान कहीं पर भी समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ये मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ मैं इसको अगली स्लाइड में कर रहा हूँ, 3x बराबर -2y। यहाँ हमारे पास y बराबर क्या प्राप्त हुआ है, y बराबर प्राप्त हुआ है हमें -3। तो मान रखेंगे यहाँ 3x बराबर -2 गुणा -3,
-2 गुणा -3 प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस गुणा होके प्लस होता है, तो x बराबर क्या होगा 6/3, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में x बराबर 2 तथा y बराबर -3 प्राप्त होते हैं। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ x बराबर 2 रखेंगे पहले समीकरण में, y बराबर क्या रखेंगे -3, तो 9 आ जाएगा। देखो 2 गुणा 3 6, और यहाँ -3 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके तो 6 + 3 9 हो रहा है। इसी प्रकार इस समीकरण को भी x और y का मान रखने पर संतुष्ट करेगा x और y का मान। तो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, x और y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि x और y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। यहाँ ये प्रश्न ये कह रहा है कि एक बिंदु है, मान लीजिए वह बिंदु P है, x, y है। इससे समान दूरी पर दो बिंदु है, मान लीजिए वह A और B है। इनके निर्देशांक है 7,1 और 3,5। ये कह रहा है ये समान दूरी पर हैं, ये दो समान दूरियां हैं, तो इनके मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो आपको, जैसा कि ये 7वें यूनिट से प्रश्न आया हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ ये दे रखा है PA बराबर है BP। तो क्या लिखेंगे, इनको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। तो दूरी का सूत्र लगाने पर देखिए, दूरी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ x2 का मान क्या है, x है, माइनस x1 का मान 7 है स्क्वायर, प्लस y2 का मान y है, y1 का मान 1 है स्क्वायर। ये PA का मान है। ये किसके बराबर रखेंगे, बराबर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ, बराबर इसका मान रखेंगे तो इसको x3 माइनस x2 करेंगे दूरी के फॉर्मूले में। x3 है 3 माइनस x2 x स्क्वायर, प्लस y3 माइनस y2 y है स्क्वायर। अब हम जानते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा, शेष क्या बचेगा उसको हम हल करते हैं। अगली स्लाइड में क्या बचता है हमारे पास, देखिए मैं इसको अगली स्लाइड में लिख लेता हूँ। तो यहाँ हमने इस स्लाइड में लिख दिया है। अब इसको हल करना है, x माइनस 7 का स्क्वायर करना है। तो क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण से इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ 2 गुणा 7 14 x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ y माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है, तो यहाँ हल करने पर यह आया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड को हल करने पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 6x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y 2ab। तो 2 गुणा 5 गुणा y प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों पक्षों में x स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो समान पद हैं तो काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी चर एक भाग में और चर दूसरे भाग में। तो यहाँ माइनस के 14x हैं। अब x वाला पद यहाँ है, देखिए माइनस के 6x, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस के 6x हो जाएगा। इस तरह से यहाँ है हमारे पास माइनस के 2y, राइट हैंड साइड से माइनस के 10y आएंगे तो प्लस के 10y हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ अचर हैं 49 और 1 कितने हो जाएंगे 50। तो 50 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर देखो हमारे पास है 9 प्लस 25 प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये 50 राइट हैंड साइड में जाते ही प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे
तो यहाँ देखिए -14x में से 6x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 8x प्लस के 10y में से 2y घटेंगे तो प्लस के 8y बराबर, देखो यहाँ 25 के प्लस के ये माइनस के 50 तो बचेंगे माइनस के 25, और माइनस के 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस के, हाँ 16 बचेगा। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ प्राप्त होता है, देखिए मैं अगली स्लाइड में कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ प्राप्त हो रहा है -8x प्लस 8y बराबर माइनस के 16। अब हम इनमें दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन, माइनस और 8 कॉमन आ गया, -8 कॉमन आ गया, शेष बचेगा x, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, बचेगा -y बराबर माइनस के 16। क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन आ गया, शेष बचेगा प्लस x प्लस 8y में से 8 और माइनस कॉमन आने पर बचेगा यहाँ माइनस। तो देखिए यहाँ इसको और सरल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -16 बटा माइनस के 8, और इसको और सरल करने पर x माइनस वाई बराबर 8 का 16 में भाग कितनी बार गया, 2 बार, और माइनस माइनस कट जाएगा। तो अर्थात x और y में जो संबंध है वो प्राप्त हो रहा है, x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। अगला हमारा प्रश्न है वह है स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ एक स्तंभ दे रखा है, इसका एक उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से, यानी ये स्तंभ है इसके आधार से ये जो बिंदु है वह 10√3 मीटर दूरी पर है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। माना कि स्तंभ की ऊंचाई x है। तो ऐसे प्रश्न को हम हल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं, माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर x मीटर। हमने ये मान लिया कि स्तंभ की ऊंचाई x मीटर है। तो देखिए हमने ये देखा था त्रिकोणमिति में कि जो न्यून कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब लेना है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, तो लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर, देखो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, लाल बट्टा का से, देख लीजिए लाल बट्टा का से लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, 10 का है, और यहाँ 10 का कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। लंब की लंबाई है x, आधार है 10√3, और tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है हमारे पास, पता ही होगा आपको क्या होता है, √3 होता है, टेबल से हमें पता होना चाहिए। तो अब इसको और सरल करते हैं, या x बराबर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करने पर देखो 10√3 गुणा √3 का गुणा हो जाएगा, तो √3 और √3 का गुणा होकर 3, तो 10 गुणा 3 हो जाएगा, अर्थात 10 गुणा 3 कितने होते हैं, 30 मीटर। कितने प्राप्त होते हैं, 30 मीटर। तो हमारा जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई 30 मीटर प्राप्त होती है हमें। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, एक 50 मीटर की ऊंची मीनार है, ये लीजिए 50 मीटर ऊंची मीनार है, ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, ये मान लीजिए पृथ्वी पर कोई बिंदु है, इसके शिखर से अवनमन कोण, ये वाला कोण अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो मीनार बिंदु की, इस बिंदु से मीनार के आधार से दूरी क्या होगी, ये दूरी माना कि x है, माना कि दूरी x है, लिख देंगे यहाँ कि
बिंदु से मीनार की आधार की दूरी है वो बराबर x मीटर हम मान लेते हैं। अब हमें ये अवनमन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है। क्षैतिज और ये पृथ्वी, क्षैतिज और रेखा और पृथ्वी क्या हो जाएगी, समांतर, और ये तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों कोण अवनमन और उन्नयन कोण बराबर हो जाएंगे। अब इसके दे रखा है हमारे पास कोण के सामने वाली भुजा है, लंब दे रखी है, आधार हमें ज्ञात करनी है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है, और tan में कोण 30 डिग्री दे रखा है। लंब कितना है हमारे पास 50, आधार नहीं दे रखा है। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर वज्र गुणा करने पर x यहाँ आ जाएगा, √3 का 50 से गुणा होगा, 50√3 मीटर। ये हमारे पास आधार से इसकी दूरी होगी 50√3 मीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री का है। यानी ऐसा वृत्त है, वृत्त में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बीच का कोई क्षेत्र है त्रिज्य खंड, और उसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मैं यह सारा लिखने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, तो आपको लिखना है सबसे पहले, दिया हुआ है त्रिज्य खंड वर्त की त्रिज्या और त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री, त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। अब इसमें मान रखेंगे पाई का मान 22/7, आर दे रखा है 6, तो आर स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, बट्टा में है हमारे पास 360 डिग्री। 0 से 0 कटा, 6 का भाग 36 में एक बार, सॉरी 6 बार, 6 का 6 से कट गया, तो क्या बचेगा 22 गुणा 6/7। हल करने पर क्या आता है, हल करने पर आता है हमारे पास 6 का 2 से गुणा 12, सिल का 1, 6 का 12 और 1 13, 132/7। तो इस तरह से यही रख सकते हैं, आगे हल करना है तो आप हल भी कर सकते हैं। इकाई क्या हमारी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष करके अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो इकाई हमें वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर रखनी ही पड़ेगी। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह दे रखा है, अगला हमारे पास प्रश्न है, एक 5 सेमी भुजा के घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6l², क्योंकि सभी फलकें वर्गाकार होती हैं और 6 फलक होती है। यहाँ हमें भुजा दे रखी है 5 सेमी, तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 गुणा 25, और 25 गुणा 6 कितने हो जाते हैं 150, 150 क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है 10वां, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेमी तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 66 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr/h। यहाँ हमें ऊंचाई दे रखी है, h का मान 3 दे रखा है, r ज्ञात करना है, साथ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 66, तो 66 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7, r हमें ज्ञात करना है, h हमें दे रखी है 3, सारे मान रख के हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 22 का भाग देंगे
66 में क्या 3 बार, ठीक है, इधर भी 3 है, राइट हैंड साइड में 3 है, 3 से 3 कट गया, तो क्या बच जाता है यहाँ, इसको हल करने पर 7/2 बराबर r हो जाएगा, अर्थात r बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात उस वर्त की जो, उस बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बहुत आसान प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों परीक्षा में आपको जरूर दिखेंगे 2026 बोर्ड में भी, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इसके साथ ही आज के लिए धन्यवाद।